जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक स्लैशर फिल्म थैंक्स गिविंग के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें प्लाईमाउथ टाउन दिखाया जाता है, जहां पे थैंक्स गिविंग का दिन था और सभी लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे थे। उस टाउन के शेरिफ का नाम एरिक था और वो अपने दोस्त मिच और अमांडा के घर आया था उनके लिए प्रेजेंट लेकर। अमांडा उसका प्रेजेंट देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसे अंदर बुलाती है ताकि वो उनके साथ डिनर खा सके। उसका पति मिच एक मार्ट का मैनेजर था और उसका मालिक थॉमस उसे कॉल करके काम पे बुलाता है, जिससे उसकी फैमिली नाराज़ हो जाती है क्योंकि उस दिन छुट्टी का दिन था और वो तब भी उसे काम करा रहा था। दोस्तों, थॉमस वहाँ का एक बिजनेसमैन था और वो राइट मार्ट का ओनर था, जहाँ पे उसने ब्लैक फ्राइडे सेल रखी हुई थी, जिसके लिए लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ही सस्ते सामान मिल रहे थे। वो अपनी फैमिली के साथ घर में आराम से डिनर कर रहा होता है और वहीं पे उसकी बेटी जेसिका अपने बॉयफ्रेंड बॉबी के साथ मौजूद होती है। जेसिका की मदर की मौत हो चुकी थी और उसके पिता ने कैथरीन नाम की एक लेडी से शादी करी थी, जिसे जेसिका बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इधर थॉमस जब अपने जॉब पे जाता है तो देखता है कि वहाँ पे कई सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है, जो कि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उस स्टोर के खुलने का। उन्होंने वहाँ पे कई सारी फ्री आइटम्स भी रखी हुई थी, इसीलिए लोग ज़्यादा भीड़ में जमा थे ताकि वो फ्री का सामान उठा सकें। जेसिका जब अपने घर में होती है तो उसके दोस्त बाहर आ जाते हैं उसे पिकअप करने के लिए, और वो बॉबी के साथ अपने दोस्तों के पास जाती है और उनकी गाड़ी में बैठ जाती है। उसके दोस्तों का नाम होता है इवन, गैबी, स्कूबा और यूलिया, और ये सभी उसके पिता के मार्ट में जाने का फैसला करते हैं ताकि वो देख सके कि आखिर वहाँ पे क्या माहौल है। जब वो सभी वहाँ पे पहुँचते हैं तो जेसिका को रायन मिलता है, जो कि उसी के कॉलेज में था और वो उसे बहुत ही पसंद किया करता था। उसी जगह पे एरिक अमांडा को लेकर आ जाता है और अमांडा अपने पति मिच के लिए डिनर लेकर आई थी क्योंकि वो उनके साथ बैठ के डिनर नहीं कर पाया था। अब जेसिका उस मार्ट के मालिक की बेटी थी, इसीलिए वहाँ का मैनेजमेंट सबसे पहले उसे और उसके दोस्तों को जाने के लिए अलाउ कर देते हैं, जिसे देखकर वहाँ की भीड़ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वहाँ पे दो कस्टमर होते हैं, लिजी और डो, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, इसीलिए वो बैरिकेड तोड़ देते हैं, जिससे वहाँ पे अफरा तफड़ी मच जाती है। लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और फ्री का सामान उठाने लगते हैं, और इसी बीच कई सारे लोगों को धक्का लगता है, जिससे कुछ लोगों की मौतें हो जाती हैं। लोग फ्री का सामान पाने के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक थे कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई मर रहा है या जिंदा है। अमांडा को भी धक्का लग जाता है, जिससे उसका सर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और बॉबी जब किसी जख्मी की मदद करने के लिए जा रहा होता है तो कोई उसके हाथ पे पैर रख देता है, जिससे उसका हाथ ही टूट जाता है और वो खुद ही जख्मी हो जाता है। फिर कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ थैंक्सगिविंग का समय होता है और सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि थॉमस फिर से एक सेल रखेगा और वहाँ पे फिर से मैसेकर होगा। इवन ने वीडियो भी बनाई थी जिसे उसने इंटरनेट पे पोस्ट कर दी थी, और वो वीडियो बहुत ही वायरल हुई थी और इसे एक्सीडेंट का नाम दिया जा रहा था। कई जगह प्रोटेस्ट भी चल रहे थे कि वो स्टोर को बिल्कुल ना खोलें, लेकिन थॉमस चाहता था कि वो स्टोर को फिर से खोले ताकि वो और भी ज़्यादा पैसे कमा सके, लेकिन उसकी बेटी ये हरगिज़ नहीं चाहती थी क्योंकि उसने लोगों को मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखा था। लिजी, जो कि पिछले साल उस भीड़ में शामिल थी, वो अब एक वेट्रेस का काम करती थी, और शेरिफ एरिक उसे बताता है कि इस टाउन में अब नया डेप्यूटी आया है। जब डेप्यूटी वहाँ पर आता है तो वहाँ पे जॉन कार्वर का मास्क देखता है, और लिजी उसे बताती है कि जॉन कार्वर फर्स्ट गवर्नर थे प्लाईमाउथ के, और वो लोग उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं और हर थैंक्सगिविंग पे उनका मास्क पहनते हैं। बॉबी का हाथ टूटने के बाद वो एकदम ही गायब हो गया था और जेसिका अब रायन से कमिटेड हो चुकी थी। थॉमस अपने मार्ट की ओपनिंग का एक कमर्शियल शूट करने वाला था, लेकिन जब वो डेस्टिनेशन में पहुंचता है तो वहाँ पे किसी ने फाइट मार्ट लिखा हुआ था, जिसे वो समझ जाता है कि लोग नहीं चाहते कि वो ये मार्ट खोले। जेसिका अपने पिता को समझाती है कि वो जो कर रहा है वो बहुत ही गलत है, कि हो सकता है कि इस बार भी लोग वहाँ पर आएँ और अपनी जान गंवा दें। उसके बाद जेसिका जब अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में होती है तो उन सभी दोस्तों के पास एक नोटिफिकेशन आता है। जब वो उसे ओपन करते हैं तो देखते हैं कि जॉन कार्वर नाम से किसी बंदे ने उन सबको टैग कर रखा है, और उसने एक टेबल की फ़ोटो भेजी है जिस पे सबके नाम लिखे हुए हैं। ये देख के उन्हें लगता है कि शायद कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है, इसीलिए वो उसे इग्नोर कर देते हैं। तभी जेसिका खिड़की के बाहर जॉन कार्वर मास्क पहने एक बंदे को देखती है, जो कि उसे घूर रहा होता है, लेकिन तभी वो अचानक गायब हो जाता है। सबसे पहले वो कातिल लिजी को अपना शिकार बनाता है क्योंकि उस मैसेकर में लिजी ही थी जो कि सबसे ज़्यादा उस वीडियो में आई थी, यानी ये फ्री का सामान पाने के लिए उसने बहुत ही ज़्यादा लोगों को धक्का दिया था। रात को लिजी जब स्टोर बंद करने वाली होती है तो वहाँ पे वो जॉन कार्वर का मास्क देखती है। ये देखकर वो सोचने लगती है कि आखिर ये मास्क किसका होगा, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन कार्वर का मास्क पहने वो कातिल आ जाता है, जो कि उस पर अटैक कर देता है। वो उसके मुंह पे पानी गिराता है और उसके बाद वो रेफ्रिजरेटर में उसका मुंह चिपका देता है। तभी वो अपनी एक्स लेकर आता है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन लिजी अपने आप को छुड़ा लेती है और वहाँ से भागने लगती है। वो डस्टबिन में जाके छुपना चाहती है, लेकिन तभी वो बंदा गाड़ी स्टार्ट करके उसको ठोकर मार देता है, जिससे लिजी की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वो उसकी आधी कटी हुई लाश को राइट मार्ट की बिल्डिंग के ऊपर लटका देता है, और अगले दिन पुलिस को जब ये खबर मिलती है तो वहाँ पे पहुँचते हैं छानबीन करने के लिए। वो जब सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जॉन कार्वर का मास्क पहने एक बंदे ने उसे मारा है, लेकिन वो मास्क उस टाउन में हर कोई पहना करता था और उन्हें पता नहीं चल पाता कि आखिर वो कातिल है कौन।
जेसिका कॉल पे अपने डैड से पूछती है कि अब तो उसे स्टोर नहीं खोलना चाहिए, लेकिन उसका डैड उससे कहता है कि वो एडिशनल सिक्योरिटी रखेगा, लेकिन किसी भी हाल में वो स्टोर को खोल कर ही रहेगा। जेसिका के दोस्त ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और तभी उन्हें मैकार्टी नाम का बंदा मिलता है जो कि उन्हें अपनी पार्टी में आने के लिए इन्वाइट करता है। वो उनसे ये भी कहता है कि अगर उन्हें गन्स की ज़रूरत हो तो वो उससे खरीद सकते हैं। उसके बाद जेसिका और उसके दोस्त पुलिस स्टेशन जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें लगता है कि कातिल उन लोगों को मार रहा है जो कि पिछले साल इस मैसेकर में शामिल थे। शरीफ जेसिका से कहता है कि वो उस मैसेकर का असली फुटेज उसे ला के दे दे, क्योंकि वो जानता है कि उसके पिता के पास वो मौजूद होगी, क्योंकि जब वो लोग वहाँ पे गए थे तो उन लोगों ने उसे डिलीट कर दिया था। इससे ये होगा कि उसे पता चल जाएगा कि किसकी जान खतरे में है और वो उन लोगों को पहले से ही आगाह करके रखेंगे। जेसिका उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और जब वो बाहर जाती है तो उसे बॉबी मिलता है जो कि उससे माफ़ी मांगता है उसके कॉल्स ना उठाने के लिए। जेसिका उसे माफ़ कर देती है और उसे अपने साथ ले लेती है और उसे कहती है कि उन सबकी जान खतरे में हो सकती है, इसलिए उन लोगों को एक साथ रहना होगा ताकि कातिल उन तक ना पहुंच पाए। रात को वो कातिल एक सिक्योरिटी गार्ड के घर जाता है जो कि उस दिन राइट मार्ट से क्राउड देखकर भाग गया था। वो एक वायर से उस सिक्योरिटी गार्ड का सर काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और वो उसके कटे हुए सर को बैग में रखता है और अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह वो जेसिका के सारे दोस्तों को टैग करके एक फ़ोटो पोस्ट करता है जहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड का कटा हुआ सर देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि उन टेबल पे उन सब के भी सर होने वाले हैं। जेसिका ये बात पुलिस को बताती है और पुलिस छानबीन में लग जाती है, लेकिन उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता कि आखिर वो बंदा है कौन। जेसिका शरीफ को अपने पिता के लैपटॉप से वो फुटेज चुरा कर दे देती है और शरीफ हर एक फुटेज को चेक करता है ताकि वो देख सके कि कौन खतरे में है और कौन नहीं। एक फुटेज में जेसिका का बॉयफ्रेंड भी मौजूद होता है जो कि उस सिक्योरिटी गार्ड के गले मिल रहा था और ये देखकर उन्हें लगता है कि शायद उसके बॉयफ्रेंड की जान भी खतरे में है। उसके बाद वो कातिल डग नाम के बंदे के पास जाता है जो कि उस दिन वहाँ पर मौजूद था। वो बंदा एक जिम ट्रेनर था और उसकी गर्लफ्रेंड एक चीयर लीडर थी। वो उसे अपने पास बुलाती है और जंपिंग पैड पे उछलने लगती है और तभी वो कातिल वहाँ पर आकर उस बंदे का गर्दन मोड़ देता है जिससे उस बंदे की वहीं पर मौत हो जाती है। उसकी गर्लफ्रेंड जब कूद रही होती है तो वो नीचे से उसको खंजर मार देता है जिससे उसके बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं और उसकी भी मौत हो जाती है। अब इस घटना के बाद कॉलेज को बंद कर दिया जाता है और जेसिका, इवन और गैबी को कॉलेज में ही रुकने के लिए कहा जाता है। इवन और गैबी जब अकेले होते हैं तो वो कातिल उन पर अटैक करके उन्हें किडनैप कर लेता है और उसके बाद वो जेसिका के पास जाता है और जेसिका उसे देखकर वहाँ से भाग निकलती है। वो मेकअप रूम में जाके छुप जाती है और वो कातिल उसे ढूंढने लगता है। तभी वो एक स्प्रे उस कातिल के आंख में मारती है और वहाँ से भाग निकलती है और पुलिस उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के वहाँ पर आती है तो वो कातिल उसे नहीं मार पाता। ये खबर पाकर बॉबी और रायन काफ़ी घबरा जाते हैं और वहाँ पे आते हैं उससे मिलने के लिए और इसी बीच उन दोनों की हाथापाई भी हो जाती है। जेसिका उन दोनों को रोकती है और उनसे कहती है कि वो दोनों ही उससे दूर रहें। तभी यूलिया का पिता वहाँ पर आता है जो कि उसे अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है कि वो यहाँ पे सेफ नहीं है तो उन्हें यहाँ से दूर जाना होगा। स्कूबा और जेसिका को पता था कि अब वो कातिल उनके पीछे ज़रूर आएगा, इसलिए स्कूबा उस पार्टी में जाता है और उस बंदे से एक गन खरीद लेता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। इधर यूलिया के घर में वो कातिल आ जाता है जो कि उसके सिक्योरिटी गार्ड को जान से मार डालता है और जब उसका पिता उसे देखता है तो वो उसे भी शूट करके मार डालता है। स्कूबा यूलिया को वीडियो कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो यूलिया उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो बिल्कुल सही सलामत है। तभी वो कातिल उसके पीछे आ जाता है जो कि उसके कान में कील घुसा देता है जिससे कि उसके कान से खून निकलने लगता है और वो वहाँ से भागने लगती है। स्कूबा जब ये देखता है तो वो तुरंत उसके घर में जाता है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो कातिल उसकी गर्दन पे चाकू रख देता है और वीडियो में उनके बाकी दोस्तों को दिखाता है जो कि उसके कब्जे में थे। स्कूबा उसे शूट करने के लिए जाता है लेकिन वो गन काम नहीं करती और तभी वो कातिल यूलिया को एक ब्लेड पे गिरा देता है जिससे उसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और यूलिया की मौत हो जाती है। उसके बाद जेसिका का पिता डिसाइड करता है कि अब वो मार्ट को नहीं खोलेगा क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी मौतें हो रही थी और उसकी बेटी की जान भी खतरे में थी। शरीफ उन्हें बताता है कि क्यों ना वो सभी लोग थैंक्सगिविंग के परेड में शामिल हों ताकि वो कातिल जब वहाँ पर आए तो वो उसे धर दबोचे। ये सुन के थॉमस तैयार हो जाता है उसमें शामिल होने के लिए और अगले दिन जब परेड हो रही होती है तो वहाँ पे वो कातिल आ जाता है जो कि एक आदमी की गर्दन काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और फिर वो वहाँ पे स्मोक ग्रेनेड फेंकता है जिससे सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो जेसिका, स्कूबा, उसके पिता और उसकी वाइफ को बेहोश करके किडनैप कर लेता है। जेसिका की स्टेप मदर की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक टेबल पे लेटा हुआ पाती है और वो देखती है कि वो कातिल एक सॉस को तैयार कर रहा है। वो उसकी पूरी बॉडी पर तेल लगा के उस पर सीजनिंग करता है क्योंकि वो उसकी बॉडी को रोस्ट करने वाला था। जब वो अपना दूसरा मांस लेने के लिए जाता है तो उसकी माँ उठ के वहाँ से भागने लगती है और जब वो उसे टेबल पे नहीं पाता तो वो एक पिचफोर्क लेकर उसे ढूंढने लगता है। वो फ्रिज में छुपने के लिए जाती है तो उस फ्रिज में पहले से ही वो चीयर लीडर मौजूद थी जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वो कातिल उसे पिचफोर्क फेंक के मारता है और उसे वापस अंदर ले जाकर ओवन में डाल देता है जिससे उसकी पूरी बॉडी रोस्ट हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो कातिल लाइव स्ट्रीम करता है जहाँ पे जेसिका और उसके दोस्तों को उसने बंदी बना रखा था और सबको ही उसने डाइनिंग टेबल पे बैठा रखा था।
पुलिस उस वीडियो का लोकेशन ट्रैक करती है और वहाँ पे पहुँचती है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि वो लोकेशन ही गलत है और वो कातिल उनके साथ गेम खेल रहा है। उसके बाद दूसरी लाइव स्ट्रीम करता है जहाँ पे वो उन सबके सामने वो डिनर को दिखाता है और वो सभी देखते हैं कि वो कैथरीन की बॉडी है जो कि रोस्ट हो चुकी है और ये देखकर वो बहुत ही डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। वो कातिल उन्हें बताता है कि उस फ्री सेल का आइडिया कैथरीन का ही था, इसलिए उसने कैथरीन को रोस्ट कर दिया है और अब सबको उसका मांस खाना पड़ेगा। तभी जेसिका अपने आप को छुड़ा लेती है और स्कूबा भी छूट जाता है, जिससे वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और वो कातिल उनका पीछा करने लगता है। वो स्कूबा को पीटने लगता है जिससे कि वो ज़ख्मी हो जाता है और उसके बाद वो जेसिका के पीछे जाता है, लेकिन जेसिका जाली क्रॉस करके वहाँ से भाग निकलती है। जब वो आगे पहुँचती है तो वो शेरिफ को ज़ख्मी हालत में पाती है और जब वो बिल्डिंग के अंदर जाती है तो वो बॉबी को वो मास्क उतारते हुए देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि बॉबी ही वो कातिल है जो कि सबको मार रहा है। जब शेरिफ को होश आता है तो वो उसके पास आता है और वो शेरिफ को बताती है कि बॉबी ही ये सब कर रहा है, इसलिए शेरिफ उसे शूट करने लगता है, लेकिन बॉबी वहाँ से भाग निकलता है। पुलिस उसकी बताई हुई लोकेशन पर जाती है और सबको रेस्क्यू कर लिया जाता है। चीफ उसे बताता है कि वो लोग उसके दोस्त इवन और स्टेप मदर कैथलीन को नहीं बचा पाए, लेकिन उसके पिता और बाकी दोस्तों को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है और बहुत जल्दी वो लोग ठीक हो जाएंगे। जब चीफ वहाँ से जाता है तो कैथरीन शेरिफ के पैरों पर कीचड़ लगा हुआ देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि वही कातिल है जो कि जंगल में उसका पीछा कर रहा था। शेरिफ उससे कहता है कि उसे फेंस क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए था और उसके बाद दरवाज़ा बंद कर देता है और उसे मारने के लिए आगे जाता है। जेसिका उससे पूछती है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया, तो शेरिफ उसे बताता है कि वो सारी उम्र अकेला ही रहा था, लेकिन उसे एक प्यार की उम्मीद मिली थी जिसका नाम अमांडा था और अमांडा और वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। कुछ ही महीनों में उनका बच्चा भी होने वाला था, लेकिन उसके पिता के मार्ट के सेल की वजह से उसकी लवर मारी गई। वो फिर से अकेला हो गया और उसने ठाना कि वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो मास्क पहन के सबके सामने आया और सबको मार के बदला लेने लगा। तभी कैथरीन उसे अपना फ़ोन दिखाती है और उसे थैंक यू कहती है, क्योंकि उसने उसका स्टेटमेंट लाइव कर दिया था और सभी लोग समझ गए थे कि शेरिफ ही कातिल है। ये देखकर शेरिफ को गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी बॉबी वहाँ पर आकर जेसिका को बचा लेता है और उसे लेकर भागने लगता है। वो उसे एक ट्रक में ले जाता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और जेसिका वहाँ पे गैस ऑन कर देती है ताकि एक बलून फूल सके। शेरिफ उन्हें मारने के लिए आगे जाता है, लेकिन जेसिका उस बलून पे शूट कर देती है, जिससे वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और उन्हें लगता है कि शायद शेरिफ मर चुका है। अगले दिन वहाँ पे पुलिस आती है और छानबीन करने लगती है और वहाँ पे फायरमैन भी आते हैं जो कि आग बुझा के चले जाते हैं। फायरमैन इंस्पेक्टर को बताता है कि उन्हें वहाँ पे सिर्फ एशेज मिले हैं और कुछ भी नहीं मिला और ये वो कंफर्म नहीं कर सकते कि शेरिफ अभी जिंदा है या मर गया है। रात को जेसिका जब सो रही होती है तो उसे शेरिफ का ही सपना आता है, जहाँ वो इमेजिन करती है कि शेरिफ उसे क्लॉजेट में छुपा हुआ है और जब वो क्लॉजेट को देखने के लिए जाती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी थैंक्सगिविंग मूवी की कहानी और मुझे लगता है कि शायद शेरिफ अभी ज़िंदा है और लास्ट में जो हमें फायरमैन दिखाया गया था जो कि वहाँ से भाग रहा था वो शेरिफ ही था और मेरे को पक्का यकीन है कि अगले पार्ट में यही दिखाया जाएगा कि वो कैसे भागा। ये मेरा प्रेडिक्शन है और पता नहीं ये सही होगा या गलत, वो तो फिल्म देख कर ही पता चलेगा। बाकी इसका फर्स्ट पार्ट हिट हो चुका है जिसकी वजह से इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी बनने वाला है और इलाई रॉथ ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि जो कुछ भी बनाते हैं वो बढ़िया ही बनाते हैं। आपने उनकी पहले भी कई सारी स्लैशर मूवीज़ देखी होंगी और कोई भी मूवी आपको कभी भी बोर नहीं करेगी। बाकी दोस्तों, आपका इस मूवी के बारे में क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।